A warm welcome my dear friends, how are you all? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे और ये रिवीजन क्लास है आपके लिए जिसमें मैं आपको ऐसे 200 की पूरी सीरीज मतलब ऐसे 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265 एंड 299 ये स्टैंडर्ड्स आज आपको रिवाइज करवाऊंगी। कोशिश यही रहेगी कि इन सारे एसेस के जो मेन हेड पॉइंट्स हैं और जो मेन क्रक्स है मैं आपके सामने इस लेक्चर में रख दूं। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर है, एक मैराथन लेक्चर है। इस लेक्चर में जितनी भी चीज़ें मैं रिवाइज करवा रही हूँ, एक एक चीज़, एक एक वर्ड, प्रोविजन, इस ऐसे का हर एक शब्द हम अपने मेन लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मैंने हर ऐसे पर 2-2, 3-3 रिकॉर्डिंग्स आपको ऑलरेडी दे दी है। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर है। सो आर यू रेडी फॉर द रिवीजन गाइज? ऐसे 200 हम कोशिश करेंगे इस 1 आवर में पूरा कंप्लीट करने के लिए, ऐसे 200 की सीरीज रादर। तो आप प्लीज़ तैयार हो जाइए, अपने अपने नोट्स को सामने रखकर अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से मुझे सुनिए, समझिए और लर्न करिए। दिस इज जस्ट अ रिविजन, अ ब्रश अप क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे 200। ये ऐसे 200 आपके लिए स्क्रीन पर। तो ऐसे 200 में गाइस क्या लिखा है? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। एक ऑडिट को करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें मैंने सबसे पहले एक लिस्ट दी है, समझाने की कोशिश करी है आपको। प्रिंसिपल्स नहीं है ये, इस ऐसे में जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है उनको एक इंटरप्रिटेशन दिया है कि कभी भी ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा ही विल मेंटेन पॉइंट नंबर 1 एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये देखिए, एथिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब वो बहुत ही कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, प्रोफेशनल कंडक्ट के साथ ऑडिट करेगा। इंटीग्रिटी मेंटेन रखेगा, इंडिपेंडेंस मेंटेन रखेगा, बहुत इम्पार्शियल अनबायस्ड तरीके से ऑडिट करेगा। ऑफ कोर्स ही विल मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? हमेशा वो ऑडिट एक क्वेश्चनिंग माइंड से करेगा। कहीं पर भी उसको कहीं कैसा भी डाउट नजर आता है, कुछ मतलब एनी शक काइंड ऑफ थिंग, तो वो वहां पर चुप नहीं रहेगा। ही विल ऑडिट विद अ क्वेश्चनिंग माइंड, ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट तरीके से आएगा ऑडिट करने के लिए, लेकिन ऑडिट करते करते उसको कहीं पर भी कोई भी डाउट नजर आता है तो डेफिनेटली ही विल वर्क फॉर इट। उसके बाद है प्रोफेशनल जजमेंट। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जजमेंट लेना बहुत आसान है पर जजमेंट पर रहना बहुत मुश्किल है। तो ऑडिटर विल टेक अ फर्म जजमेंट, फर्म डिसीजन वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट एंड ऑन द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। क्या सैंपल चेक करना है, कितना चेक करना है, किस एंटिटी, किस डेटर, किस क्रिएटर को चेक करना है, वो बहुत प्रोफेशनली डिसाइड करेगा और जो ओपिनियन भी लेगा वो बहुत प्रोफेशनल जजमेंट देगा। ऑफ कोर्स ऑडिट करते हुए वो ड्यू डिलिजेंसी मेंटेन करेगा, प्रोफेशनल ड्यू केयर से ऑडिट करेगा, एसेस को, स्टैट्यूट्स को ध्यान में रखकर ऑडिट करेगा। एंड जो क्वालिटी कंट्रोल वाला स्टैंडर्ड है विच इज द मदर स्टैंडर्ड ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड्स, ही विल मेंटेन क्वालिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट एवर ही इज डूइंग। ही विल कंप्लाई विद एसक्यूसी, दैट स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, राइट। उसके अलावा ऑडिटर इंडिपेंडेंटली ऑडिट करेगा, नॉट ओनली एपरेंटली बट ऑल्सो इन रियलिटी। सिर्फ दिखावटी इंडिपेंडेंस नहीं रखनी है, रियलिटी में भी उसको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। वैसे तो बात करूँ तो दोनों ही बहुत जरूरी है। एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है, नॉट ओनली बाय फेस बट ऑल्सो बाय माइंड। इस लाइन का मतलब ये है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहेगा फेस से भी और माइंड से भी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है गाइस, ऑडिटर हैज टू बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर 1 बाय फेस, ऑप्शन नंबर 2 बाय माइंड, ऑप्शन नंबर 3 नन एंड ऑप्शन नंबर 4 बोथ, तो आंसर बोथ होगा, माइंड नहीं होगा, राइट। आप समझ रहे हैं ना? ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है एपरेंटली भी और रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों लेवल पर उसको इंटीग्रिटी ऑफिशियली मेंटेन, प्रोफेशनली मेंटेन करनी है। बाकी कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि ऑडिटर को थ्रेट्स से डरकर ऑडिट नहीं करनी है, किसी इन्फ्लुएंस में आकर ऑडिट नहीं करनी है। ऑडिटर 5 तरह के थ्रेट्स फेस करता है एज पर कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। ऑडिटर फेसेस 5 काइंड ऑफ थ्रेट्स। अच्छा, ये जो कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है, ये क्या बोलते हैं कि बेसिकली ऑडिटर 5 तरह के थ्रेट्स
फेस करता है। और ये क्या है बॉडी? इट्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने ये कोड ऑफ एथिक्स निकाले हैं, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की 5 तरह के थ्रेट्स ऑडिटर फेस करता है। मैंने लिखा भी है शॉर्ट में CEPA एंड IFAC। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने क्या किया है? कोड ऑफ एथिक्स निकाले हैं ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, इंटरनेशनली एप्लीकेबल है ये पूरे वर्ल्ड पर। और इन्होंने कहा है कि 5 तरह के थ्रेट्स ऑडिटर फेस करता है। सबसे पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटरमिडेशन थ्रेट। इसका मतलब अगर समझाऊं तो ऑडिटर को कोई धमकी मिली है, इंटरमिडेशन थ्रेट। ऑडिटर किसी फैमिली मेंबर की ऑडिट कर रहा है, फेमिलियरिटी थ्रेट। ऑडिटर को खुद की गलती निकालने को बोला है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ऑडिटर को अपने ही क्लाइंट के लिए लड़ने के लिए बोला है, एडवोकेसी थ्रेट। एंड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ऑडिटर बिकाऊ बन रहा है, पैसों के चक्कर में ऑडिट कर रहा है। तो ये सारे थ्रेट्स है जो ऑडिटर यूजुअली डे टू डे लाइफ में फेस करता है। बट हमारे कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन के भी कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं कि ऑडिटर को हमेशा बिना किसी इन्फ्लुएंस में ही ऑडिट करनी है। अब बात करते हैं ऐसे कि मेन एरियाज के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में। तो ऑडिटर के कितने ऑब्जेक्टिव्स है? सबसे पहले ऑडिटर हैज टू मेंटेन इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। ऑडिटर को हमेशा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है। ऑडिटर को ऑडिट करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखकर, मतलब वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कहीं पर भी लीक नहीं करेगा एक्सेप्ट परमिटेड बाय द क्लाइंट or except it is his legal or professional duty to communicate. So auditor will maintain integrity, objectivity, independence. Auditor shall maintain confidentiality. Auditor हमेशा skills and competency से काम करेगा. He will obtain knowledge throughout the audit period. मतलब ऐसा नहीं है हम CA बन गए तो बस पढ़ाई खत्म. We have to keep ourselves updated forever. ऑडिटर खुद सारा काम करे ऐसा जरूरी नहीं है. He may use work performed by others. उसके अलावा ऑडिटर जो भी काम करेगा उसको क्या करेगा? डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट नोट्स प्रिपेयर करेगा, ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करेगा, ऑडिट नोटबुक मेंटेन करेगा, ऑडिट फाइल फोल्डर्स मेंटेन करेगा, राइट? उसके लिए पूरा एक स्टैंडर्ड है ऐसे 230 जो हम रिवाइज करने ही वाले हैं। उसके अलावा ऑडिटर पूरा काम प्लान करेगा, ऑडिट प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करेगा ऑन अकाउंटिंग सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड फिर फाइनली ओपिनियन देगा। और ये ही बेसिक प्रिंसिपल्स है, देख लीजिए। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, ऑडिट एविडेंसेस, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेगा बाय कैरिंग आउट सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स एंड कंप्लायंस प्रोसीजर्स एंड फाइनली ही विल कंक्लूड एंड रिपोर्ट। और ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको दिख ही रहा होगा नोट्स देखकर कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है और लिखना है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, तो ऑडिटर 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिट के, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। वो किसके लिए आया है? वो चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, देखेगा सब चीजें बराबर है या नहीं है, और क्या एक्सप्रेस करेगा? ओपिनियन। ओपिनियन किस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। किस चीज के बारे में? कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड बोलिए फेयर व्यू। क्या ऑडिटर चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू? 3 पॉइंट्स। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर accounting policies which are consistently applied, whether financial statements are prepared with in consideration with relevant laws, rules, regulations, legislations, and whether there is appropriate disclosure on every point, every part. फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते कोई भी गलती दिख जाती है, मिल जाती है, तो ऐसा नहीं कि खून खराबा कर देगा ऑडिटर। वो सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट को बहुत हम्बली, मैनेजमेंट आपके बारे में ये गलती मिली है, आपने ये काम सही नहीं किया है, प्लीज इसको करेक्ट कर दो। अगर आप करेक्ट नहीं करोगे तो मैं अपने ओपिनियन को क्वालिफाई कर दूंगी, मोडिफाई कर दूंगी। पहले हम अपॉर्चुनिटी देंगे फॉर करेक्शन। अगर मैनेजमेंट नहीं मानता है तो हम अपने ओपिनियन को मोडिफाई कर देंगे। लेकिन गलती पकड़ना मेरा मेन काम नहीं है। मैं गलतियां पकड़ने, ऑडिट करने नहीं आई हूँ। मेरा तो काम है ओपिनियन देने का। ओपिनियन देने के लिए चेक करूंगी, चेक करते दौरान गलती मिलेगी, गलतियों को सही कराऊंगी। सही हो गई बहुत बढ़िया, नहीं हुई
तो अपना ओपिनियन उस तरीके से फ्रेम कर दूंगी. कीप दिस इन माइंड. मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैरी करते हैं, ओपिनियन देते हैं, उसके लिए हमें चेकिंग, एग्जामिनिंग करना होगा. एग्जामिन करते करते हो सकता है कुछ जगह कुछ गलतियां मिले, उनको सही करवाएंगे या फिर उसका इफेक्ट हमारे ओपिनियन में शो करेंगे. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, राइट. बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसका काम है? मैनेजमेंट का. ऑडिटर को तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, चेक कर ओपिनियन देना है, और दैट्स इट. ये उनका मेन काम है. ऑडिटर की स्कोप, कैसे ऑडिट करनी है गाइज? अगर कोई लॉ है इसके ऊपर तो लॉ के अकॉर्डिंग, अगर लॉ साइलेंट है तो एसेस के अकॉर्डिंग, और फिर आ जाता है म्यूचुअल टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग. तो सर्कल में सबसे पहले ये देखिए, मैंने आपके लिए सर्कल बनाया है. जैसे कंपनी ऑडिट है तो सर्वप्रथम प्रायोरिटी वाइज इट्स कंपनी लॉ. इफ कंपनी लॉ, लाइक वी आर फॉलोइंग कंपनी लॉ, एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? वी हैव टू कंप्लाई विद ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एंड देन इट्स एज पर द एंगेजमेंट लेटर, द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच द क्लाइंट एंड द ऑडिटर हैव म्यूचुअली डिसाइडेड. सो ही हैज टू फॉलो ऑल दीज थ्री थिंग्स. अच्छा, जो हमारा एंगेजमेंट लेटर है उसमें ऐसी कोई बात हो सकती है क्या जो लॉ के खिलाफ या ऐसे के खिलाफ हो? बिल्कुल भी नहीं. लॉ के अकॉर्डिंग ही एसेस बने हैं, एसेस के अकॉर्डिंग ही टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट्स डिसाइड होंगे. कोई भी चीज किसी को भी सुपरसीड, ओवरराइड नहीं कर सकती है. दैट्स इट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. एंड देन द लास्ट पार्ट ऑफ एसे 200, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट. क्या होता है इनहेरेंट लिमिटेशन? आप कितनी भी अच्छी ऑडिट क्यों ना कर लो, कितनी भी, लेकिन कुछ न कुछ तो कमी रह ही जाती है, और इसीलिए ऑडिटर शायद एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता. ही ऑलवेज एक्सप्रेसेस अ ओपिनियन विद रीजनेबल अश्योरेंस कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हुआ होगा. मतलब ऑडिटर पूरी ऑडिट करने के बावजूद भी रीजनेबल अश्योरेंस देता है. ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता है, रिड्यूस तो कर सकता है पर जीरो नहीं कर सकता. इसका मेन रीजन है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. और क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट? तो लिखा है 3 पॉइंट्स है. सबसे पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. देखिए, बुक्स बनाने वाला कौन? मैनेजमेंट. बुक्स बनाने के लिए जजमेंट्स और एस्टिमेट्स लेने वाला कौन? मैनेजमेंट. तो हो सकता है मैनेजमेंट के जजमेंट्स और एस्टिमेट्स मुझे मेरी सोच के अकॉर्डिंग सही नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट को सही लग रहा है. मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन 10% चार्ज किया है, मेरे हिसाब से 12% होना चाहिए. अब 2% के पीछे मैं अपना ओपिनियन तो चेंज नहीं कर सकती, राइट. तो इस केस में मैं क्या करूंगी? इस केस में ठीक है, आई विल से ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे हम, चलिए डेप्रिसिएशन तो फिर भी आप लोग मुझे कह सकते हो मैम रेट्स आर गिवन इन लॉ. दूसरी बात करते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या प्रोविजन कोई भी बनाया, या मैनेजमेंट को लग रहा है कि प्रोविजन डाउटफुल डेटर्स वाला 10% होना चाहिए, मुझे लग रहा है 10% नहीं 15% होना चाहिए, लेकिन इन 5% के पीछे मैं अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर सकती. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का काम मैनेजमेंट का, जजमेंट्स एस्टिमेट्स लेने का काम मैनेजमेंट का. और दूसरी चीज, मुझे हर चीज पर कंक्लूसिव एविडेंस थोड़ी मिलेंगे, हर चीज का बिल नहीं है. अब अगर मैं कंपनी में पानी की बोतल लेकर आई हूँ और मैंने इसका बिल फेंक दिया है, लेकिन इट बिलोंग्स टू कंपनी, इसका खर्चा मुझे कंपनी के अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा. हर चीज का बिल पॉसिबल नहीं है. अगर बिल है तो फिर इट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस, लेकिन कभी कभी मुझे परसुएसिव एविडेंस, परसुएसिव का मतलब मोटिवेटरी, ऐसा लगता है कि ये हुआ होगा, उस बेसिस पे भी अपना ओपिनियन देना होता है, which may be sometimes proved erroneous. Similarly, next point is audit procedures. Auditor internal controls को चेक करता है, हो सकता है, देखिए हमने पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर ऑडिटर विल फ्रेम सब्सटैंटिव प्रोसीजर. अगर कंट्रोल्स अच्छे लगे तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम भी कैरी कर सकता है, लेकिन कंट्रोल्स अच्छे लगे इसका मतलब क्या है मैम? हो सकता है मैनेजमेंट ने बनावटी कंट्रोल्स लगाए हुए हो, कि जब जब ऑडिटर आएगा ये बनावटी कंट्रोल्स इंस्टॉल कर देंगे, है ना. घर के अंदर का इंसान ही घर के अंदर चोरी कर रहा है, ऐसा हमारे दिमाग में नहीं आता है until and unless we have some evidences. तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में यही लिखा है कि हमें कंप्लायंस प्रोसीजर के दौरान इंटरनल कंट्रोल्स में कमी लगी ही नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं कंप्लायंस प्रोसीजर को कैरी कर रही थी उस दिन सब कुछ बढ़िया लगा. तो इन दैट केस मैं क्या करूंगी? इन दैट केस मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम कैरी करूंगी और शायद मैं सारी की सारी गलतियां नहीं पकड़ पाऊंगी. एंड द थर्ड पॉइंट, द थर्ड इनहेरेंट लिमिटेशन इज, ऑडिटर हूं मतलब हमें
आप जो बुक्स 12 महीने बनाते हो, लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट, पॉसिबल नहीं है मैं उसको एक एक वर्ड को चेक कर सकूं बहुत बहुत प्रॉपरली। तो मैं क्या करती हूँ, सैम्पलिंग, बिकॉज आई हैव लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। हम 100% ऑफ द आइटम्स चेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग। आउट ऑफ द 100% पॉपुलेशन सैम्पल्स को चेक करते हैं। हो सकता है जो सैम्पल मैंने पिक किया है वो सही हो, बाकी चीज़ें गलत हो, वाइसा वर्सा भी हो सकता है। तो ये भी एक कमी है जो ऑडिटर फेस कर सकता है। हालांकि इस कमी को तो यार दूर करा जा सकता है। कैसे? मैंने डिसाइड कर लिया मुझे तो सारी चीज़ें चेक करनी है, लेकिन सोच वाली कमी, मतलब जजमेंट सिस्टम्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर, इस कमी को कोई दूर नहीं कर सकता। इंटरनल कंट्रोल्स मैनिपुलेटिव है, इस कमी को भी कोई दूर नहीं कर सकता। तो जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है तो कुछ कमियां फेस करता है, और वो कमियां इनहेरेंट है, सदियों से चलती आ रही है, जिनको हटाना नामुमकिन है। कम कर सकते हो, कैन बी रिड्यूस्ड, बट कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो, एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। एंड इसी रीजन से ऑडिटर एक्सप्रेसेस रीजनेबल अश्योरेंस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाई ऑडिटर्स ओपिनियन गिव रीजनेबल अश्योरेंस, as per SA 200 auditor faces some inherent limitations and inherent limitations are as follows। और ये ही इसका रीजन है, ये ही इसका आंसर है कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट की वजह से ऑडिटर एक फेयर ओपिनियन, लाइक एक कंक्लूसिव ओपिनियन, एक सर्टिफिकेशन नहीं दे पाता है। तभी तो ऑडिटर सर्टिफिकेट नहीं देता है, ही गिव्स अ रिपोर्ट। रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में ये ही तो डिफरेंस है। सर्टिफिकेट दावा करा जा सकता है कोर्ट में, गलत हो तो नाम चेंज कर लेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बार इशू हो गया, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट, इट मे वैरीज फ्रॉम ऑडिटर टू ऑडिटर। तो ये ही चीज़ है इनहेरेंट लिमिटेशन के बारे में। बाकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो मैं आपको करवा ही चुकी हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इट्स बीइंग अलर्ट टू द सिचुएशन, इट मींस यू नो कीपिंग अ क्वेश्चनिंग माइंड। आपको ऐसे डम्ब और डेफ रहकर ऑडिट नहीं करनी है, आपको बहुत सतर्क कॉशन के साथ ऑडिट करनी है। प्रोफेशनली स्केप्टिफिकेशन रखना है दिमाग में, और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। स्केप्टिसिज्म में स्पेलिंग अच्छे से याद करके जाना, स्केप्टिसिज्म, SKEPTICISM, राइट। सो दिस वॉज योर SA 200। ये हाँ था हमारा SA 200। और अब 200 के बाद हम रिवाइज करते हैं SA 210 को, बट इन अनदर लेक्चर। ये ऐसे 215 मिनट्स का आपका है, ये सिर्फ ब्रशिंग अप के लिए है। आई हैव कवर्ड एंटायर 200 इन दिस रिविजन लेक्चर। लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर जिसमें मैं 210 आपको रिवाइज करवाऊंगी। ओके, सी यू, बाय बाय।